हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है हमने स्टार्ट किया है सीडी पढ़ना, जिसमें हमारी चर्चा चल रही है मोटर डेवलपमेंट पे। इससे पहले हमने फिजिकल डेवलपमेंट पे चर्चा किया था। तो हम पिछले 2 दिन से क्रियात्मक विकास पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने चर्चा किया था क्रियात्मक विकास क्या होता है, इसके क्या अर्थ होते हैं। हमने 2 परिभाषाएं देखी थी, साथ ही साथ हमने क्रियात्मक विकास के प्रकार पर भी चर्चा किया था। हमने विशेषताएं भी देखी थी, विशेषताएं आपने कई देखी थी, साथ ही साथ हमने विभिन्न अवस्थाओं में क्रियात्मक विकास देखा था। सबसे पहले हमने बात की थी गर्भकालीन अवस्था में किस तरह से जो क्रियात्मक विकास है वो होता है। फिर हमने बात की नवजात शिशु का क्रियात्मक विकास कैसे होता है। तो जो नवजात शिशु था उसके क्रियात्मक विकास को हमने 2 भागों में बांटा था। किसमें किसमें? एक थी सामान्य क्रियाएं, दूसरी थी विशिष्ट क्रियाएं। हमने सामान्य क्रियाएं देखा, विशिष्ट क्रियाओं को हमने 2 भागों में बांटा था। एक था सहज क्रिया, एक थी हमारी सामान्यकृत जो अनुक्रियाएं होती हैं वो थी। जो सहज क्रियाएं थी वो 4 थी। उम्मीद है कि वो चारों आपको याद होंगी। एक था प्यूपिलरी, दूसरा था बेवेंस्की, तीसरा था टेंडन और चौथा था सक। हमने इनके बारे में बात किया था। फिर हमने शरीर के जो विभिन्न भाग होते हैं, मुख्य रूप से जो 4 भाग होते हैं, उनमें किस तरह से क्रियात्मक विकास होता है उस पर हमने चर्चा की थी। जैसे सिर के क्षेत्र में विकास कैसे होता है? तो सिर के क्षेत्र में मुख्य रूप से आपने 3 विकास देखा था। नेत्र की गति देखा था, मुस्कुराना देखा था, साथ ही साथ सिर को उठाने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में चर्चा की थी। फिर हमने भुजाओं की और हाथों की गति के बारे में भी चर्चा किया था। क्रियात्मक विकास के किस तरह से एक जो शिशु होता है वो वस्तु को पकड़ने की क्रिया करता है। तो सबसे पहले वो अपने हाथों को फैलाता है, फिर वो वस्तु को छूता है, वस्तु को वो पकड़ने की कोशिश करता है, लास्ट में वो मुट्ठी से पकड़ लेता है। फिर हमने बात की थी कि किस तरह से धड़ के क्षेत्र में विकास होता है। तो उसमें हमने 2 भागों में बांटा था। एक था पलटना या फिर लुढ़कना, दूसरा था बैठना। फिर हमने पैरों में क्रियात्मक विकास देखा था, जिसमें हमने देखा था कि किस तरह से क्रियात्मक विकास होता है। तो जिसमें हमने देखा था लुढ़कना, झटके के साथ चलना, खिसकना, घिसकना, रेंगना, चलना, ये सारा हमने देखा था। तो आज उसमें हमें चलने की जो क्रिया है उसके कुछ क्रम होते हैं। तो चलने की क्रिया का आज हमें क्रमिक विकास देखना है। किस तरह से बालक के चलने से क्रमिक किस क्रम में विकास होता है। तो ये जो अभी तक हमने चर्चा की, ये थी जो अभी तक हमने क्रियात्मक विकास पढ़ रखा है 2 दिनों में। उम्मीद है कि आपने चीज़ों को रिकॉल कर लिया होगा। तो बढ़ते हैं हम आज के अपने जो आज का टॉपिक हमें डिस्कस करना है, चलने के क्रम क्या हैं। तो चलने के क्रम में सबसे पहले आता है लुढ़कना, रोलिंग। लुढ़कना क्या होता है? तो पैरों के विकास क्रम में सबसे पहले लुढ़कना सीखता है बच्चा। जो लुढ़कने की क्रिया है वह पैरों के साथ साथ बाहों का भी सहारा लेता है। और कल आपने देखा था कि लुढ़कना ये किस माह में लुढ़कने लगता है? तो 4 माह में बच्चा लुढ़कने लगता है। जो आपने पिछले 2 दिन में पढ़ा है उसको आप रिलेट करते चलिएगा, क्योंकि ये सारी एक ही क्लासेस हैं।
अगर हम एक साथ लेते तो लगभग 2 घंटे की क्लास हमारी एक ही दिन की हो जाती। तो इसीलिए हमने इसे तोड़-तोड़ कर 3 पार्टों में पढ़ा है। तो पहला हमने क्या देखा? पहला हमने देखा लुढ़कने की क्रिया करता है। दूसरी क्रिया वो क्या करता है? तो लुढ़कने के बाद वो खिसकना स्टार्ट कर देता है। खिसकना जो लुढ़कने के बाद की क्रिया होती है वो खिसकने की होती है, बच्चा खिसकना सीखता है। ये क्रिया वो कब करता है? तो ये क्रिया वो 6 माह की आयु में प्रारंभ कर देता है। खिसकने की क्रिया में वो बैठे-बैठे पहले एक टाँग को मोड़कर अपनी ओर खींचता है, फिर क्रम से वो दूसरी टाँग को आगे खिसकाता है। तो इसी तरह से इसी क्रिया में वो अपने हाथों का भी प्रयोग करते हुए आगे खिसकने की कोशिश करता है। ठीक? फिर आता है घिसकना। घिसकना क्या है? घिसकना के बाद हमने देखा घिसकना। खिसकने के बाद घिसकने की क्रिया प्रारंभ होती है। ये क्रिया 4 से 5 माह से प्रारंभ होकर लगभग 9 माह में शिशु इस क्रिया में परिपक्व हो जाता है, यानी कि इस क्रिया को करने लगता है। इस क्रिया में भी बालक अपनी भुजाओं का प्रयोग कर अपने शरीर को आगे की ओर खींचता है। बालक का जो सिर और कंधे हैं उठे रहते हैं और पेट जो होता है वो धरती से लगा होता है। तो वो इस तरह से घिसकता है, यानी कि वो अपने बाजुओं का सहारा लेकर अपने सिर को उठाकर पेट उसका जमीन पर ही रहता है, वो खिसकना घिसकना चालू कर देता है। फिर अगला क्रम उसका आता है वो आता है रेंगना। रेंगना तो घिसकने के बाद रेंगने का क्रम जो है वो प्रारंभ कर देता है। इस क्रिया का प्रारंभ वो 9 माह की आयु में करता है और इस क्रिया में बालक जो होता है वो सिर और कंधे के साथ-साथ धड़ को भी ऊपर उठा लेता है और घुटने और हाथों के बल आगे की ओर चलता है। कहने का मतलब जैसे क्या बोल सकते हैं, यानी कि उसके पास 4 पैर हो गए हों, कुछ इस तरह से वो चलता है। फिर जो अगला क्रम आता है उसका, वो आता है खड़ा होना। बालक के खिसकने और रेंगने के बाद रेंगने की क्रिया से धड़ और पैरों की जो मांसपेशियां होती हैं उनका अच्छा समन्वय स्थापित हो जाता है। इससे खड़े होने की जो क्रिया होती है उसमें उनको सहायता मिलती है। प्रारंभ में बालक सहारा लेकर खड़ा होता है। लगभग 14 माह का बालक बिना सहारे के खड़ा हो सकता है। ये चीजें आपने कल भी देखी थी। फिर लास्ट में क्या होता है? चलना। सबसे अंत में बच्चा चलने की क्रिया को सीखता है। ये जो क्रम होता है ये किसी एक व्यक्ति या किसी एक जाति के, किसी एक वर्ग के व्यक्ति के लिए नहीं है। ये क्रिया विश्व के संपूर्ण संसार के हर बच्चे, जो मानव का बच्चा है, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, अमीर तबके का हो, गरीब तबके का हो, हर बच्चे का इसी तरह से विकास होता है। तो लास्ट में वो चलना शुरू करता है। जब वो पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़ा होने की क्रिया कर लेता है, तभी वो चलना प्रारंभ करता है। अगर वो खड़ा नहीं हो पाता है तो उसका चलना मतलब चल नहीं पाता है। लगभग 18 माह में सभी बालक बिना किसी सहारे के चलना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन कुछ बालक चलने की क्रिया में जो है देरी करते हैं। आपने देखा होगा कुछ बच्चे जल्दी चलना शुरू कर देते हैं, कुछ बच्चे देरी से शुरू करते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, उन कारणों पर भी हमें अभी चर्चा करना है, क्योंकि यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। कहाँ से? कि चलने की जो क्रिया है उसमें देरी होने का क्या कारण है। तो एक बार हम उस पर भी चर्चा कर लेते हैं कि चलने की क्रिया में देरी होने का या फिर विलंब होने का कारण क्या होता है। जैसे 18 माह में सभी बालक बिना सहारे के खड़े हो लेते हैं, वहीं कुछ बालकों को और टाइम लगता है बिना सहारे के खड़े होने में। तो इसका कारण क्या हो सकता है कि एक बच्चा 18 महीने में तो पूरी तरह से खड़ा होकर चल रहा है,
उसको किसी सहारे की आवश्यकता नहीं है। वहीं जो दूसरा बच्चा है उसको और टाइम लग रहा है, ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो इसका कारण क्या हो सकता है, इस पर भी हम थोड़ी-सी चर्चा कर लेते हैं। तो जो विलंबकारी यानी कि विलंब से चलने वाले बच्चे हैं, उनमें कारण क्या हो सकता है? सबसे पहला कारण ये हो सकता है कि बालक का रोगी व दुर्बल होना। अगर बच्चा स्वस्थ नहीं है, रोगी है, दुर्बल है, तो उसके चलने की क्रिया में देरी होगी। ठीक। अगला है अधिक लाड प्यार के कारण बालक को अधिकांश समय गोद में रखना। जैसे कुछ माता पिता या कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो बच्चों को बहुत ज़्यादा लाड प्यार देते हैं। वो उन्हें ज़मीन पर रहने नहीं देते हैं, उन्हें मिट्टी ना लगे इसके लिए वो उन्हें हमेशा गोद में ही रखते हैं। तो ऐसे बच्चे जल्दी नहीं चल पाते हैं, उनके चलने में देरी होती है क्योंकि लोग उन्हें हमेशा गोद में ही लिए रहते हैं, तो उनका जो अभ्यास होता है, वो अभ्यास नहीं हो पाता है। आपने देखा था कि ये जो क्रियात्मक विकास होता है, ये परिपक्वता और शिक्षण दोनों का ही योग होता है। ठीक। अगला कारण क्या हो सकता है? तो बालक का भार सामान्य से अधिक होना। अगर कोई बच्चा है जिसका भार सामान्य से अधिक है, तो ऐसे बच्चों को चलने में समस्या होती है। वो देरी से चलते हैं। अगला कारण क्या हो सकता है इसमें? तो अगला कारण ये हो सकता है कि बालक को अधिक कसेवा अनुपयुक्त वस्त्र पहनाना। बच्चे को आपने कुछ ज़्यादा ही कसे कपड़े पहना दिए हैं, उसके उपयुक्त कपड़े नहीं हैं, तो ऐसे में भी उसके चलने में बाधा उत्पन्न होगी, वो चलेगा नहीं। अगली समस्या क्या हो सकती है कि बालक का मानसिक रूप से दुर्बल होना। यदि बच्चा मानसिक रूप से दुर्बल है, तो भी उसकी क्रिया में बाधा आएगी, वो चल नहीं पाएगा। अगला कारण क्या हो सकता है? तो बालक को चलने में पर्याप्त अवसर और प्रशिक्षण ना देना। अभी-अभी हमने बात किया ना कि अधिक लाड प्यार के कारण व्यक्ति जो लोग होते हैं वो ज़्यादा समय बच्चों को गोद में ही रखते हैं, तो उसे चलने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। अगर वहीं प्रशिक्षण की बात करें तो हमने ये भी तो देखा था कि जो क्रियात्मक विकास है, क्रियात्मक विकास जो है वो परिपक्वता और शिक्षण दोनों का ही योग है। तो बच्चे को यहाँ पर अवसर नहीं मिला और उसको सही प्रशिक्षण नहीं दिया गया। तो ऐसे में बच्चे को चलने में दिक्कत आएगी, वो देर से चलेंगे। ठीक। अगला क्या हो सकता है? तो अगला कारण ये हो सकता है कि बालक के पैरों में कोई बीमारी हो, कोई रोग हो, जिस वजह से बच्चा ना चल पा रहा हो। फिर टांग की मांसपेशियों का दुर्बल होना। हो सकता है बच्चे के जो पैर की मांसपेशियां हैं, वो काफ़ी दुर्बल हों। अगर दुर्बल रहेंगी तब भी वो नहीं चल पाएगा, देर से चलेगा। अगला है बालक का कुपोषित होना। बालक का स्वस्थ होने से ही, अगर बालक स्वस्थ है तभी उसका संपूर्ण विकास हो पाता है। ये आपने पहले ही पढ़ रखा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। अब शरीर स्वस्थ कैसे रहेगा? तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आपको बच्चे को देना होगा पौष्टिक आहार। जैसे माँ के गर्भ में बच्चा होता है, तो उसे माँ को अच्छा पौष्टिक भोजन देना चाहिए, जिससे बच्चे का जो शारीरिक विकास है वो अच्छे से हो पाए। जब बच्चा जन्म लेता है तो बच्चे की देखभाल अच्छे से करनी चाहिए। उसको संतुलित आहार देना चाहिए, जिससे उसका जो शारीरिक विकास है वो अच्छे से हो पाए। अगर बच्चे का शारीरिक विकास अच्छे से नहीं हुआ है, तो उसका सामाजिक, संवेगात्मक ये सारे विकास भी, मानसिक विकास भी नहीं हो पाएगा। ये सारे विकास बाधित होते हैं। ठीक? तो ये सभी कारण हो सकते हैं बालक के देरी से चलने के। बालक सही समय पर चलने की क्रिया को संपन्न करे, इसके लिए माता पिता को चाहिए कि चलने की क्रिया में अगर कोई तत्व बाधक है तो उसका निराकरण शीघ्रता से करे। इसके लिए
इसके अतिरिक्त जब बालक खड़ा होना सीख जाए तब उसे चलने का अभ्यास कराना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि अभ्यास से ही व्यक्ति जल्दी सीखता है। कोई भी चीज़ हो, अगर व्यक्ति को अभ्यास कराया जाए तो वो जल्द ही सीखेगा, ठीक? तो ये हमने देखा कि किस तरह से बच्चे के चलने का क्रम होता है और किस तरह से क्या-क्या चीज़ें बच्चे के देरी से चलने का कारण हो सकती हैं, ठीक? अब आगे हमें क्या चर्चा करनी है? उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ आप इसे पढ़ते ही जा रहे हैं। आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो वहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक? अब हमें आगे क्या चर्चा करना है? आगे हमें चर्चा ये करना है कि क्रियात्मक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन-कौन से हैं? तो आपको पता है, सभी बालकों का क्रियात्मक विकास समान गति से नहीं होता है। कुछ में जो क्रियात्मक विकास की गति है वो तीव्र होती है, कुछ में सामान्य होती है, तो कुछ का क्रियात्मक विकास कुंठित हो जाता है। जो बालक हैं, बालकों के क्रियात्मक विकास की विभिन्नताओं का कारण कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो या तो क्रियात्मक विकास में सहायक होते हैं या फिर बाधक होते हैं। तो सहायक तत्व विकास की गति को बढ़ावा देते हैं, वहीं इसके विपरीत अगर कोई बाधक तत्व है तो वो विकास की गति को धीमा कर देते हैं या फिर विकास को ही कुंठित कर देते हैं। अब ऐसे में बालक के विकास को, जो क्रियात्मक विकास है, उसको निर्धारित और प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख तत्व हैं जिनके बारे में हमें समझना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बीमारी। बीमारी से क्या होता है? तो शारीरिक विकास और क्रियात्मक विकास का आपस में घनिष्ठ संबंध होता है। जब आपने कुछ चीज़ें ऐसी, कुछ चीज़ें नहीं, काफ़ी चीज़ें आपने शारीरिक विकास में भी पढ़ी होंगी और कुछ वही चीज़ें आप पढ़ रहे हैं क्रियात्मक विकास में। तो जो शारीरिक विकास है और क्रियात्मक विकास है, इनमें आपस में काफ़ी घनिष्ठ संबंध होता है। बालक की बीमारी उसके क्रियात्मक विकास में बाधा बन जाती है। बीमारी के कारण क्रियात्मक विकास उसका रुकता नहीं है, यानी कि क्रियात्मक विकास रुकता नहीं है बल्कि धीरे हो जाता है, विलंब हो जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई बीमारी है तो उसका जो क्रियात्मक विकास है वो रुक जाएगा। बच्चा अगर उसको चलना है तो चल नहीं पाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। देरी हो जाती है, जहाँ बच्चे को 18 माह में चलना है वहीं वो 24 माह में चलता है। क्योंकि बालक के अंदर निश्चित समय में क्रियात्मक योग्यताओं और कौशलों का विकास नहीं हो पाता है। जो बालक बीमार रहते हैं, उन्हें बीमारी की अवधि में उन क्रियात्मक कौशलों को सीखने का अवसर ही नहीं मिल पाता है, जिससे वो उस कौशल को सीखने में अपनी आयु के बालक से पीछे रह जाते हैं। इसी तरह से गंभीर बीमारियां जैसे टाइफाइड हो गई, निमोनिया हो गया, इन जो इस प्रकार बीमारी है, इनसे, इनके प्रभाव से बालक के शरीर पर काफ़ी दिनों तक इनका असर रहता है, जिसकी वजह से वे शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं। जब वो शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाएँगे तो किस तरह से उनका क्रियात्मक विकास जल्दी हो पाएगा। तो इसी वजह से अगर कोई बीमारी रहती है तो बच्चे के क्रियात्मक विकास में विलंब हो जाता है। अब दूसरा तत्व क्या हो सकता है? दूसरा तत्व हो सकता है शारीर रचना। अब बालकों की शरीर रचना उनके क्रियात्मक विकास को प्रभावित करती है। बालकों के शरीर की लंबाई, भार से उनका क्रियात्मक विकास प्रभावित होता है। तो बालकों का क्रियात्मक विकास अपनी निर्धारित आयु में हो, इसके लिए ये ज़रूरी है कि शरीर के विभिन्न अंगों में जो उचित अनुपात होना चाहिए, जो एक अनुपात होना चाहिए, वो अनुपात होना चाहिए। कुछ बालक सामान्य की तुलना में
अधिक पतले, लंबे तथा कुछ छोटे-मोटे नाटे कुछ इस तरह के होते हैं। तो जो बच्चे दुबले-पतले और कमज़ोर होते हैं, उनमें विभिन्न क्रियात्मक क्षमताएँ जो होती हैं, वो भी देर से ही विकसित होती हैं। आपने देखा कि जो व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ था, उसका बौद्धिक विकास भी तीव्र गति से हो रहा था। वहीं जो बच्चा शारीरिक रूप से भी कमज़ोर था, तो वो बौद्धिक रूप से भी कमज़ोर ही था। ठीक? उसमें जो क्रियाएँ होनी थी, वो सारी क्रियाओं में विलंब हो रहा था। ठीक? अगला आ जाता है आहार। तो आहार किस तरह से प्रभावित करता है क्रियात्मक विकास को? स्वास्थ्य के लिए संतुलित और पौष्टिक आहार भोजन यानी कि बहुत ही ज़रूरी है। संतुलित आहार से शरीर स्वस्थ रहता है। अगर आपने संतुलित भोजन नहीं लिया है तो आपका शरीर अस्वस्थ हो जाएगा। एक स्वस्थ बालक अस्वस्थ बालक की तुलना में अधिक क्रियाशील होता है और जिन बालकों को किसी कारण से संतुलित और पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता है, उनकी जो अस्थियां हैं, मांसपेशियां हैं, इन सबका विकास अच्छे से नहीं हो पाता है। अगर जो मांसपेशियां हैं, अस्थियां हैं, अगर इनका विकास सही से नहीं हुआ है, तो क्या बालक का जो क्रियात्मक विकास है, वो सही ढंग से हो पाएगा? जी नहीं, सही ढंग से नहीं हो पाएगा। इसके लिए क्या ज़रूरी है? इसके लिए ज़रूरी है कि बच्चे को संतुलित आहार दिया जाए। ठीक? अब अगला तत्व आ जाता है कसे वस्त्र। कसे वस्त्र बालक के क्रियात्मक विकास में बाधक होते हैं। इस संबंध में हरलॉक महोदय ने बताया है कि अगर बालकों को बहुत अधिक वस्त्र आप पहनाएंगे तो उनके अंगों के विकास में रुकावट नहीं पड़ती है, बल्कि अंगों के संचालन में भी कठिनाई होती है। अगर आप ही देखिए, अभी आप जो है बहुत टाइट कपड़ा पहन लीजिए, ठीक? तो क्या आप जैसे हमेशा ढीले कपड़े में कार्य कर पाते हैं, क्या उस तरह से आप कार्य कर पाएँगे? नहीं। तो जो टाइट कपड़े होते हैं वो आपकी क्रियाशीलता को कम करते हैं, आपके कार्यों में बाधा डालते हैं। तो उसी तरह से जो एक बच्चा होता है, जब आप बच्चे को बहुत अधिक कसे कपड़े पहनाएँगे, तो ऐसा नहीं है कि उनके अंगों का विकास रुक जाएगा, रुकेगा, बल्कि ये अंगों का विकास तो रुक ही जाता है। इसके अलावा जो बच्चे के संचालन करते हैं अंग, उनमें काफ़ी कठिनाई आती हैं। तो क्रियात्मक विकास सही प्रकार से हो, इसके लिए ये आवश्यक है कि अंगों की गति करने का उनको पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए। जब वो अपने अंगों को पर्याप्त अवसर उनके अंगों को मिलेगा, तभी तो वो क्रियाशील होंगे, तभी तो उनमें क्रियात्मक विकास होगा। आपने देखा ही होगा कि सर्दी से बचने के लिए जो माता-पिता होते हैं, वो अपने बच्चों को कसे-कसे वस्त्र पहनाते हैं। हम भी ठंडी में कसे वस्त्र पहनते हैं, तो इससे उनकी गतिविधियों में अवरोध उत्पन्न होता है। जिस तरह से हम ठंडी में 2-3 जैकेट, स्वेटर जो भी है पहन लेते हैं, तो क्या उतना आराम से कार्य कर पाते हैं, जितना हम सिर्फ़ एक ढीला-ढाला कपड़ा पहनकर करते हैं। तो जिस तरह से हमारे कार्यों में बाधा होती है, हमारे हाथ-पैर उतने आसानी से नहीं चलते हैं, तो वैसे बच्चों के साथ भी होता है। तो अगर ये हमें बच्चों का सही समय से विकास करना है, सही विकास करना है, उनका क्रियात्मक विकास विलंब ना हो, तो इसके लिए माता-पिता को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों ने किस तरह का वस्त्र पहन रखा है। अगला जो है वो है बुद्धि। बुद्धि तो बुद्धि बालक के प्रारंभिक वर्षों में बुद्धि और क्रियात्मक जो योग्यताएं हैं, योग्यताओं के विकास में घनिष्ठ संबंध होता है। वहीं वैज्ञानिकों ने भी बताया है कि बालकों की बुद्धि परीक्षा करके बताया कि जो क्रियात्मक विकास पर बालक की बौद्धिक क्षमताओं का प्रभाव पड़ता है, लेकिन ऐसा 2 से 3 वर्ष के बच्चों में ही पाया जाता है। 2 से 3 वर्ष तक, 2 वर्ष और इससे कम आयु के
को जो बैठने, खड़े होने, चलने की क्रिया देर से करते हैं, उनकी बुद्धि सामान्य कोटि के बच्चों से कम होती है। ये आपने शारीरिक विकास में भी देखा था कि जो बच्चे शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होते हैं, उनका जो बौद्धिक विकास होता है, वो भी जो स्वस्थ बच्चे होते हैं, उनकी अपेक्षा मंद होता है या फिर यूँ बोले तो कम होता है। ठीक? अगला जो तत्व है वो है बालकों में भय। बालकों में भय बालकों में भय और साहस का अभाव उनकी जो क्रियात्मक योग्यताएं हैं, योग्यताओं और क्रियात्मक कौशल के विकास को ये देरी कर देते हैं, विलंब कर देते हैं। ठीक? तो बालकों में विभिन्न जो क्रियाएं हैं, क्रियाओं के प्रति भय उत्पन्न होने के कारण हो सकता है। जैसे निर्धारित आयु से पूर्व ही किसी क्रिया का अभ्यास कराना, कोई भी कार्य करते समय चोट लग जाना या फिर अप्रिय वातावरण का क्रिया का संपन्न करना, आपको वातावरण ना पसंद हो इस वातावरण में क्रिया करना, तो ये सारे कारण हो सकते हैं। जब किसी क्रिया के प्रति बालक के मन में भय पैदा हो जाता है, तो बालक का अपने ऊपर से विश्वास समाप्त हो जाता है और उस क्रिया की पुनरावृत्ति का वो साहस नहीं कर पाता है। बच्चों को छोड़ दीजिए, अगर हम बड़ों की बात करें, ऐसा कभी होता है, हुआ होगा ज़रूर आपके साथ भी, तो ऐसा कभी होता है कि हमने कोई कार्य किया, तो अगर उससे हमें कोई चोट पहुँच गई, हानि हो गया, तो दोबारा उस कार्य को करने की साहस हम नहीं कर पाते हैं। उसी तरह से बच्चा भी होता है, अगर उसे आपने जैसे उसे आपने जो है वो परिपक्वता नहीं आई है, फिर भी आपने उससे कोई अभ्यास करवाया या उसने कोई कार्य किया, उसमें उसको चोट लग गया, जैसे अगर आग के पास वो गया और आग से वो जल गया, तो क्या वो दोबारा आग के पास जाएगा? नहीं जाएगा, वो डरेगा। तो वैसे ही जब बच्चे किसी चीज़ से भय हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, तो उनका विश्वास समाप्त हो जाता है, वो कार्य को दोबारा करने के लिए साहस नहीं कर पाते हैं और बच्चे के इस तरह से भय के कारण वो अपने कार्य को सीख नहीं पाते हैं। बच्चे को किसी भी क्रिया पर डाँटना, मना करना, हँसना, मुँह बनाना, ताना मारना, ये सारी चीज़ें बच्चों में भय उत्पन्न करती हैं। बच्चों की बात छोड़ दीजिए, आप खुद भी सोचिए कि अगर आप जैसे बच्चे हैं, तो बच्चों वाले कार्य के लिए वो डरते हैं। अगर आप ही हैं, आपको कोई किसी बात पे यानी कि आप जैसे हैं, गृहिणी हैं, आप घर पर काम करती हैं, तो अगर कोई आपने खाना अच्छे से नहीं बनाया, कोई उस पर आपको डाँटता है, आपको मारता है, आपको ताने भी मारता है, तो क्या होगा? तो हो सकता है आपके अंदर एक भय पैदा हो जाए, ठीक? अगला जो कारण हो सकता है यानी कि जो अगला तत्व है जो बालक के क्रियात्मक विकास को प्रभावित कर रहा है, वो है प्रोत्साहन का अभाव। किसी भी कार्य में प्रोत्साहन प्रेरणा स्रोत का कार्य करता है। प्रोत्साहन से बालक में कार्य करने के प्रति रुचि जागृत होती है और उत्साह बना रहता है। यहाँ अगर हम बालकों की बात छोड़ दें तो हम बड़े भी हैं, हमें भी भाई प्रोत्साहन चाहिए होता है। जैसे आपने कुछ नया बनाने की कोशिश की, किचन में गईं और आपने कुछ नया बनाने की कोशिश की। हो सकता है वो अच्छा ना बना हो, लेकिन वहीं एक परिवार है जिसने कहा नहीं बहुत अच्छा है, आप दोबारा बनाएँगी। वहीं दूसरा परिवार है अगर उसने कहा मतलब आपको डाँटा, ये क्या बना दिया, ऐसा-वैसा कुछ भी बोला, तो क्या आप प्रोत्साहित होंगी? नहीं, आप हतोत्साहित हो जाएँगी। तो बालकों को प्रोत्साहन माता-पिता द्वारा भी प्राप्त हो सकता है और वो स्वयं भी दूसरे बच्चों की जो क्रियात्मक योग्यताएँ हैं, उनको देखकर भी वो प्रोत्साहन प्राप्त करता है। जिस परिवार में कई बच्चे होते हैं, वहाँ जो सबसे छोटे बच्चे होते हैं, वो सबसे छोटे बच्चे को बड़े बच्चों से प्रोत्साहन मिलता है। जैसे आपके घर में कोई बड़ी दीदी हैं, तो आप उनको देखकर प्रोत्साहित होती हैं। अगर उन्होंने कुछ अच्छा कार्य किया है, तो आप उनको देखकर प्रोत्साहित होती हैं।
तो वैसे छोटे बच्चों में भी होता है। जो छोटे बच्चे होते हैं वो बड़े बच्चों को देखकर प्रोत्साहन खुद ही ले लेते हैं, जिससे वो बड़े बच्चों का अनुकरण करके किसी भी क्रिया को जल्दी सीख लेते हैं। इसके अगर विपरीत बात किया जाए तो जिन परिवारों में अकेला बालक होता है उसे अनुकरण और प्रोत्साहन के कम अवसर मिलते हैं और उनका जो क्रियात्मक विकास होता है वो भी मंद होता है, यानी कि देर से होता है। तो बालकों को प्रोत्साहन मौखिक रूप से भी दिया जा सकता है, जिससे बच्चे के कार्य की प्रशंसा की जा सकती है। इसके अतिरिक्त उन्हें प्रलोभन भी देकर क्रियात्मक विकास के अवसर प्रदान किए जा सकते हैं। इसके विपरीत अगर कोई बालक चलने, फिरने, दौड़ने, खेलने इन सब के लिए प्रोत्साहन प्राप्त नहीं करता है, तो क्रियात्मक योग्यताओं के विकास की गति मंद हो जाती है। ठीक? आपने देखा भी होगा कि जब छोटे बच्चे थोड़ा-सा चलते हैं या फिर वो खड़े होकर 1-2 कदम चलते हैं, तो हम क्या करते हैं, वाह, वाह, वाह! आजा, आजा, ऐसे ही करते हैं ना, तो वो क्या होता है, वो उनको प्रोत्साहन मिलता है कि हमने अच्छा किया है, तो वो गिरते हैं, उसके बाद वापस उठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको प्रोत्साहन मिल गया। ठीक? अब अगला तत्व क्या हो सकता है? अगला तत्व हो सकता है सीखने के अवसर में कमी। शारीरिक और मानसिक परिपक्वता होने पर भी अगर कोई बालकों को सीखने के अवसर प्राप्त नहीं होते हैं, तो जो विभिन्न कौशलों को वो सीखना चाहते हैं उससे वंचित रह जाते हैं। तो जो माता-पिता अपने बच्चों की क्रियाओं पर नियंत्रण नहीं रखते हैं, बच्चों के विभिन्न कौशलों के विकास के लिए उन्हें साधन और सुविधाएं नहीं दिलवाते हैं, उनके जो क्रियात्मक कौशल हैं, जो योग्यताएं हैं, अच्छी तरह से भली प्रकार से विकसित नहीं हो पाती हैं। वहीं इसके विपरीत अगर बात की जाए तो जिन बच्चों को सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं, उनको माता-पिता की तरफ से नियंत्रण रहता है, उनको लाड प्यार भी मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, जितना चाहिए उतना मिलता है, तो उन बच्चों का जो विकास है वो अच्छे से होता है। अगर बच्चे को डाँटा जाए, उसे प्यार ना दिया जाए, उसे जैसे बच्चों का भी तो मान-सम्मान होता है, तो बच्चों को मान-सम्मान ना दिया जाए, उन पर कठोर नियंत्रण लगाया जाए, उनको लाड प्यार काफ़ी जो है उनको लाड प्यार का अवसर ना दिया जाए, काफ़ी उनको निराशा हो, तो ऐसे बच्चे जो हैं, उनका जो क्रियात्मक विकास होता है, वो देरी से होता है। अगला कारण हो सकता है क्या? कि मांसपेशीय विकास के अवसर प्राप्त ना होना। मांसपेशियों के विकास के लिए ये ज़रूरी है कि बालक आयु के अनुसार विभिन्न क्रियाओं को अपने आप करे, वो स्वयं से करे। क्रियाशीलता से जो पेशियाँ होती हैं, वो मजबूत होती हैं। लेकिन वे बालक जिनके माता-पिता बच्चों को अधिक लाड प्यार करते हैं, उनको हमेशा गोद में लिए रहते हैं, ऐसे बालक की हर क्रिया देर से होती है। आपने देखा था ना कि बच्चे के चलने के पीछे का जो देर से चलने के पीछे का कारण है, उसमें एक आपने ये भी देखा था कि अधिक लाड प्यार के कारण बच्चों को माता-पिता हमेशा गोद में लिए रहते हैं। तो जब हमेशा गोद में लिए रहेंगे तो ऐसे में बच्चे को चलने का अवसर नहीं मिलेगा। जब बच्चा नहीं चलेगा तो उसकी पेशियाँ मजबूत नहीं होंगी। जब पेशियाँ मजबूत नहीं होंगी तो उनका विकास भी देरी से होगा। उनका विकास कैसे होगा? तो उनका विकास देरी से होगा। ठीक? माता-पिता को चाहिए कि वो अपने बच्चों को चलने, फिरने, उछलने, कूदने इन सभी के लिए उनको पर्याप्त अवसर दें, जिससे जो बच्चा है उसकी मांसपेशियाँ मजबूत हो सकें, उसमें मजबूती आ सकें। बस ध्यान ये रखना है उनको कि बच्चे किसी दुर्घटना का शिकार ना होने पाएँ, जब भी वो उछल-कूद करें, जब भी वो दौड़े-भागें, जब भी वो खेलें-कूदें, तो ऐसे में माता-पिता को अपने बच्चों को निगरानी करनी चाहिए, कहीं हमारे बच्चे को कोई नुकसान ना हो जाए, ठीक? जब वो निगरानी में उनकी देख-रेख में खेलेंगे, कूदेंगे तो ऐसे में उनकी जो पेशियाँ हैं, मांसपेशियाँ हैं, वो मजबूत होंगी। अगला और आज ये लास्ट कारण हो सकता है, यानी कि लास्ट तत्व है
व्यक्तिगत व्यक्तित्व संबंधी शील गुण, जो प्रत्येक बालक का एक अलग व्यक्तित्व होता है, जिसका निर्धारण उसके वंशानुक्रम और वातावरण संबंधी तत्वों से होता है। बालक का व्यक्तित्व उसके क्रियात्मक विकास को भी प्रभावित करता है। जो बालक स्वभाव से ऐसे लज्जुशील, अंतर्मुखी होते हैं, वो अपनी क्रियाओं का प्रदर्शन स्वतंत्रता पूर्वक नहीं करते हैं, वो शर्माते रहते हैं, उनमें लज्जा की भावना रहती है, जिससे उसे अभ्यास और सीखने का सही अवसर, पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाता है। इसके विपरीत अगर देखा जाए तो जो बहिर्मुखी बच्चे होते हैं, साहसी होते हैं, निडर होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं और तेज होते हैं, वे क्रियात्मक कौशलों को जल्द ही सीख जाते हैं। ठीक, तो ये सारे तत्व होते हैं जो बालक के क्रियात्मक विकास को प्रभावित करते हैं, निर्धारित करते हैं। ठीक, तो उम्मीद है कि आपको ये जो क्रियात्मक विकास के प्रभावित करने वाले तत्व थे, आपको समझ में आए होंगे। अब इसके बाद हम क्या बात करेंगे? अब इसके बाद हमारे क्रियात्मक विकास की जो लास्ट पॉइंट है, हम उसके बारे में बात करेंगे। क्या है? तो एक बालक के जीवन में क्रियात्मक विकास का क्या महत्व होता है, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। और ये है हमारा आज का लास्ट टॉपिक, आज का क्रियात्मक विकास का भी। ठीक, तो क्रियात्मक विकास बालक के जीवन का आधार होता है, क्योंकि इसी के द्वारा वो आयु के प्रत्येक सोपान पर नवीन परिस्थितियों और वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करता है। क्रियात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कुछ तत्व हैं, ठीक, बालक के विकास को प्रभावित करता है। वो क्या है जो बालक के विकास को प्रभावित करता है, उसी के बारे में हम बात कर लेंगे। 7 से 8 पॉइंट है, जिसे हम एक बार देख लेते हैं। तो क्या है वो? सबसे पहले आता है, ये 9 पॉइंट है, हमें इसी पर ही चर्चा करनी है। तो सबसे पहले आता है विभिन्न कौशलों को सीखना। क्रियात्मक विकास का क्या महत्व है? तो सबसे पहला महत्व है कि विभिन्न कौशलों को सीखना। क्रियात्मक विकास क्रम में पहले बालक क्रियात्मक योग्यताओं को सीखता है और उसके बाद विभिन्न प्रकार के क्रियात्मक कौशलों को। क्रियात्मक कौशल से बालकों में आत्मविश्वास आता है, जिससे आत्मविश्वास आने से वो सामाजिक समायोजन में उनको सहायता मिलती है। ठीक, दूसरा महत्व क्या हो सकता है? दूसरा महत्व हो सकता है आत्मनिर्भरता की भावना का विकास। तो क्रियात्मक विकास से बालक की हाथ और पैर की जो मांसपेशियां हैं, मांसपेशियों में संतुलन और समन्वय आता है, जिससे बालक की क्रियाएं परिपक्व हो जाती हैं। ठीक, क्या होती हैं? परिपक्व हो जाती हैं, जिससे बालक स्वयं जो क्रियाएं हैं उनको करने के लिए धीरे धीरे सक्षम हो जाता है। ठीक, अगला जो महत्व है वो है आत्मसंतोष और आनंद की प्राप्ति। बालक के शारीरिक विकास से क्रियात्मक विकास और क्रियात्मक विकास है, क्रियात्मक विकास से खेलों के प्रति उनमें रुचि जागृत होती है। खेल बालकों को मनोरंजन देते हैं, जिससे उन्हें आनंद मिलता है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो क्रियात्मक कौशल हैं उनका विकास होता है, जिससे जो व्यक्ति है उसे, जो बच्चा है उसे क्या होता है? आत्मसंतुष्टि की प्राप्ति होती है। जब उसके विभिन्न कौशलों की परिवार के सदस्यों, मित्रों, साथ ही शिक्षकों के द्वारा उनकी प्रशंसा की जाती है, तो वो प्रसन्न होते हैं, उनको आनंद मिलता है। ठीक, अगला है सामाजिकता की भावना का विकास। तो क्रियात्मक विकास से किस तरह से सामाजिकता का विकास होता है, हम इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्रियात्मक विकास योग्यताओं के विकास से बालक खेलों की ओर प्रवृत्त होता है, और जो बालकों के खेलों से सामाजिक विकास में सहायता मिलती है। जो बालक खेलों में जितना अधिक रुचि रखता है, उसके समूह के साथी भी उतने ही अधिक होते हैं।
खेल के साथियों के बीच में रहकर वो अनेक प्रकार के सामाजिक कौशल सीखता है। जिन बालकों का क्रियात्मक विकास धीरे होता है, उनके समूह के साथियों के बीच वो उपहास के पात्र बन जाते हैं। ठीक। अगला है अच्छा स्वास्थ्य। यद्यपि जो शारीरिक स्वास्थ्य है, शारीरिक स्वास्थ्य पर क्रियात्मक विकास निर्भर करता है, लेकिन दूसरी ओर क्रियात्मक विकास से शरीर स्वस्थ रहता है। जो बालक क्रियाशील होते हैं उनकी मांसपेशियां सुगठित और मजबूत होती हैं। अब इसी की वजह से शरीर जो होता है वो सुडौल होता है, मजबूत बना रहता है। तो क्रियात्मक कौशलों के विकास से शरीर के साथ साथ बालक का मन भी प्रसन्न रहता है, क्योंकि आपने पहले भी सुना है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है। ठीक। अगली जो महत्व है उसका क्रियात्मक विकास का, वो है समायोजन में सहायक। तो आयु के अनेक सोपानों में बालक को नित नए परिस्थितियों के साथ समायोजन करना ही पड़ता है। किसी भी बालक में क्रियात्मक योग्यताओं का विकास जितनी जल्दी होगा, वो विभिन्न क्षेत्रों, चाहे वो घर हो, विद्यालय, समूह के साथी या फिर समाज हो, इन सभी के साथ आसानी से वो समायोजन कर लेता है। अगर कोई बच्चा समायोजन नहीं कर पाता है तो कारण क्या होता है? वो शारीरिक रूप से अगर ठीक नहीं है, संवेगात्मक रूप से नहीं सही है, तो क्या होगा? वो समायोजन नहीं कर पाएगा। अगर उसका क्रियात्मक विकास नहीं हुआ है, तो उसके अंदर क्रियात्मक विकास की योग्यताएँ नहीं हैं, तो ऐसा बालक समायोजन नहीं कर पाता है। ठीक? अगला आ जाता है संवेगात्मक विकास में सहायक। क्रियात्मक विकास बालक के संवेगात्मक विकास में सहायक होता है। जैसे शारीरिक विकास बच्चे के संवेगात्मक विकास में सहायक होता है, उसी तरह से क्रियात्मक विकास बालक के संवेगात्मक विकास में सहायक होता है। प्रत्येक सामान्य बालक में कुछ कर सकने की क्षमता पाई जाती है। केवल आवश्यकता उन क्षमताओं के विकास की होती है। वे बालक जो अंतर्मुखी या फिर माता-पिता के कठोर अनुशासन में रहते हैं, या अकेला बालक जिस घर में खेल के साथी नहीं होते हैं, अकेलेपन के कारण उनके मानसिक और संवेगात्मक रूप से वे स्वस्थ नहीं होते हैं। लेकिन क्रियात्मक कौशलों के विकास से बालक के अवांछित संवेग को आप बाहर निकाल सकते हैं, जिससे शरीर और मन प्रसन्न रहता है और बालक का स्वस्थ संवेगात्मक विकास भी हो पाता है। ठीक। अगला है आत्मविश्वास में वृद्धि। क्रियात्मक विकास का एक महत्व ये भी होता है कि आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। तो क्रियात्मक क्षमताओं के विकास से बालक की मांसपेशियां परिपक्व होती हैं, उनमें संतुलन आता है, जिससे धीरे धीरे बालक अपनी सभी क्रियाओं को स्वयं करने लगता है। उसके अंदर आत्मविश्वास आ जाता है, वो आत्मनिर्भरता आती है, और आत्मनिर्भरता आने से शारीरिक बालक स्वयं को शारीरिक और मानसिक रूप से सुरक्षित महसूस करता है, जिससे उसमें आत्मविश्वास की भी वृद्धि होती है। लास्ट है स्व की भावना का विकास होना। तो जो क्रियात्मक विकास है, इससे स्व की भावना का विकास होता है। क्रियात्मक कौशलों के विकास से बालक को अपनी योग्यताओं, अपनी क्षमताओं का ज्ञान होता है। स्व की भावना बालक को आगे बढ़ने में सहायता देती है। जब बालक अपनी विभिन्न क्रियात्मक क्षमताओं और कौशलों की तुलना अपने समूह के साथियों से करता है और स्वयं को उनसे श्रेष्ठ पाता है, या फिर अपने मित्र या अपने परिवार के सदस्यों या शिक्षकों द्वारा उसके जो क्रियात्मक कौशल हैं उनकी प्रशंसा की जाती है, उनको बढ़ावा दिया जाता है, तो उसे अपने अस्तित्व, अपनी योग्यता का ज्ञान होता है। और जब इस तरह से किसी को बढ़ावा मिलता है, इस तरह से किसी को प्रशंसा मिलती है, तो व्यक्ति आगे बढ़ने का प्रयास करता है। ठीक। तो इसी तरह से जो क्रियात्मक विकास है बालक के
संपूर्ण व्यक्तित्व निर्माण का आधार होता है। सबसे पहले तो ये बालकों के समायोजन में सहायक होता है, साथ ही साथ बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास भी ये करता है। तो ये जो क्रियात्मक विकास होता है, ये बालक के कहें तो सर्वांगीण विकास के लिए भी महत्वपूर्ण होता है, ठीक? तो बस हमें क्रियात्मक विकास के बारे में यही इतना पढ़ना था। जो भी आपका छूटा होगा वो हम देखेंगे क्वेश्चन के माध्यम से करने की कोशिश करेंगे। और एक बार आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप में से कितने लोगों ने बुक लिया है? क्या ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ इसी क्लास के भरोसे बैठे हैं? बुक होना कंपल्सरी है। आप में से कई लोगों ने मुझसे कई बार पूछा कि क्या मेरा ये जो एलटी है या फिर बोले तो टीजीटी है, पीजीटी है, वो निकल जाएगा इससे? मैंने आपको बार-बार बोला है जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं। आपको कोई भी एग्ज़ाम निकालने के लिए आप कहीं और भी पढ़ रहे हैं, तो भी आपके पास बुक होना ज़रूरी है, ठीक? आप ये मैं नहीं कह रही हूँ कि 2 बुक रखिए, 3 बुक रखिए, आप हर एक ब्रांच की एक-एक बुक ले लीजिए। बहुत महँगी बुक नहीं आती है, आप देखेंगे 200 250 बहुत महँगी शायद एक बुक होगी जो 300 के आस-पास होगी। बाकी आपके ऐसे हैं 200 250 300 इसी के रेंज में, इसी के इर्द-गिर्द घूमते रहते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बुक ले लीजिए। जब आप बुक लेते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, तो चीज़ें और समझ में आती हैं आपको, ठीक? तो बुक पढ़ना ज़रूरी है। आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप बुक ज़रूर ले लीजिए, साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट भी लगाना ज़रूरी है। यहाँ पर मैं बस आपको गाइड कर सकती हूँ, ठीक? तो आप गाइडेंस में रहिए, बुक पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, तो चीज़ें आसान हो जाएँगी आपके लिए, ठीक? तो बस आज के लिए यही इतना रखते हैं। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, लेकिन ये क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि ये क्लास आपको कैसी लगी, हेल्पफुल है या नहीं। और एक बार मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आप में से कितने लोगों के पास बुक है, और जिन्होंने भी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको पैसा नहीं देना होता है, आपको कुछ भी वहाँ पर एक भी रुपए पे नहीं करने हैं। रात में 9 बजे वहाँ पर आपकी क्विज़ होती है, जिसे आप कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी मज़बूत बना सकते हैं। तो बस आज के लिए यही इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।